गुड मॉर्निंग क्लास। अभी तक हमने इसके पहले हिंदी साहित्य पढ़ा। उसमें हमारा पाठ 1 पूर्ण हुआ जिसका नाम था धूल, और एक संचयन का भी पाठ हमने पढ़ा, उसका नाम है गिल्लू। गिल्लू की कहानी बड़ी ही रोचक थी, आपको बड़ी पसंद आई होगी। चलिए आज हम कुछ व्याकरण के पाठ को पढ़ेंगे। जैसे देखिए, व्याकरण में हमारा पहला पाठ है वर्ण विच्छेद। वर्ण क्या है? आप सभी जानते हो कि वर्ण अक्षर को कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो आपने अभी अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि वर्ण 2 प्रकार से होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन में अंतर क्या है? तो स्वर हमेशा स्वतंत्र होता है, वो बिना किसी सहायता के बोला जाता है, और व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोला जाता है। अब हम देखेंगे स्वर रहित और स्वर सहित। देखिए, स्वर सहित यानी स्वर सहित, स्वर के जो व्यंजन होते हैं जैसे अ, आ, ई। स्वर आप जानते हैं कितने प्रकार के कितने होते हैं? स्वर हमारे 11 होते हैं। तो स्वर अ, ई ये हमेशा से ही स्वतंत्र होते हैं, इसलिए उसे हम स्वर सहित और स्वर रहित की बात होती है जब हम व्यंजन के वर्णों में से स्वर को अलग कर देते हैं। जैसे अगर हमने लिखा क, ये हमारा व्यंजन वर्ण है, लेकिन जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो इसमें अ छुपा होता है। तो इसी को जब हम पृथक करते हैं, अलग करते हैं, तो क में हलंत लगा देते हैं, तब ये क्या हो जाता है? हमारा व्यंजन रहित हो जाता है। हलंत क्या है? अभी हमने आपको बताया कि हल चिन्हों के द्वारा हम अपने शब्द को स्वतंत्र करते हैं, अपने वर्ण को स्वतंत्र करते हैं, उसे हल चिन्ह। अब देखिए वर्ण विच्छेद क्या है। अभी हमने आपको बताया कि जैसे हमारे व्यंजन के जो वर्ण है वो हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, और उसी को जब हम उस व्यंजन वर्णों से स्वर अलग कर देते हैं उसको हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब आइए देखिए, स्वर के टुकड़े नहीं होते हैं। जब स्वर अपने मूल रूप में होता है तो आप वर्ण विच्छेद करते हैं। समय वैसे ही तो आप वर्ण विच्छेद करते समय वैसे ही लिख देते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि स्वर जो होते हैं वो हमेशा स्वतंत्र होते हैं, तो उसमें कोई भी वर्ण विच्छेद नहीं किया जाता है, उसमें कोई वो यथा स्थिति उसी रूप में उसको लिख देते हैं। जैसे आम। अब जैसे आप आम देखेंगे, आम, अब आ क्या है? आ स्वर है, इसमें कोई वर्ण और नहीं है, इसको हम इसी तरह लिख देंगे, और प्लस म का जब उच्चारण हम करते हैं तो इसमें अ की ध्वनि आती है। ठीक, तो अब म को स्वतंत्र करने के लिए म से हमने अ को अलग कर दिया और यहाँ पे हलंत लगा दिया। अब आप देखेंगे कि आम, इसमें कुल कितने वर्ण हो गए? 3। जो व्यंजन पहले से ही, अब उसके बाद हम जानेंगे कि किस तरह से करेंगे। तो जो व्यंजन पहले से ही आधा है उसे हलंत लगाकर लिखते हैं, उसे हलंत लगाकर लिखते हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी आप कोई शब्द पढ़ते हैं तो उसमें आधा व्यंजन, आधा म, आधा क की तरह से कुछ शब्द बने होते हैं, तो उसमें हम स्वर अलग नहीं करते, उसको पूरा लिख करके और उसमें हलंत का उपयोग करते हैं। अगर शब्द में आधा व्यंजन है तो रेफ कभी आधे व्यंजन पर रेफ, जैसे आधा र, है ना, व्यंजन वर्णों के ऊपर जब ऊपर र लगा होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेफ कहते हैं। तो लिखा है अगर शब्द में आधा व्यंजन है तो रेफ कभी आधे व्यंजन पर नहीं लगता, है ना, नहीं लगता, बल्कि पूर्ण अर्थात आगे वाले व्यंजन पर लगता है। अब चलिए आइए कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं कि किस तरह से व्यंजन वर्ण विच्छेद किया जाता है। अब देखिए, संयुक्त व्यंजन
व्यंजन वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद, जैसे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे हम कहते हैं? जब दो वर्ण मिल करके किसी एक वर्ण का निर्माण होता है तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, आपके सामने यहाँ पे छ लिखा है। अब आप कहेंगे, अब देखिए क और श मिला करके क्या बनता है? छ बना है। अब इसका जब हमने छ का वर्ण विच्छेद किया तो क धन स धन अ। अब ये क है, क से हमने श को अलग किया, ख को अलग किया। अब ख में भी श में भी षटकोण वाला स इसे कहते हैं। इसमें से अ अलग किया तो श पे हमने क्या किया? हलंत लगाया। अब जैसे ये धन है, हमने यहाँ पे प्लस का निशान लगाया है। इसको व्याकरण के शब्दों में ऐसे पढ़ेंगे, क जमा ख जमा अ। ठीक है। अब त्र है, त्र भी संयुक्त व्यंजन है तो त और र मिला करके त्र बनता है। अब इसका वर्ण विच्छेद कैसे हुआ? त जमा र जमा अ। अब त में हमने क्या लगाया? हलंत लगाया। फिर हमारा र क्या हुआ? स्वर के साथ है, इसलिए र में भी हलंत लगा करके और हमने अ को अलग किया। इसी प्रकार इसमें और भी सारे उदाहरण हैं, उसे आप देखिएगा, पढ़िएगा। ठीक है। अब देखिए हम आगे चलते हैं वीडियो में। र, ठीक है। र जो किसी भी वर्ण व्यंजन के ऊपर जब आधा र का उपयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेफ कहते हैं। और वर्ण व्यंजनों के नीचे जैसे त्र, द्रव्य आदि जैसे लिखते हैं तो नीचे र लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? पदेन कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अब जैसे देखिए एक शब्द दिया हुआ है क्रम। अब बताइए आपकी क में र कहाँ लगा हुआ है? नीचे की तरफ लगा हुआ है, यानी ये क्या है? पदेन है। ठीक। अब देखिए इसको कैसे हमने अलग किया है। क में हलंत लगाएंगे, जमा र हलंत लगा है, जमा अ जमा म जमा आ। हमने इस क्रम में, सॉरी इसमें आ नहीं होगा, अ होगा। ठीक है। अब देखिए आशीर्वाद, ठीक, आशीर्वाद में भी हमने उसी तरह से किया है। अब जैसे हमने बताया था ना कि किसी भी आधे वर्ण में र का उपयोग नहीं होता है, तो देखिए इसमें क्या हुआ? आ जमा श, स में ई की मात्रा लगी हुई है तो उसको भी हमने अलग किया, जमा र। जो व के ऊपर आधा र लगा हुआ है उसको हम पहले करेंगे, र जमा अ जमा व जमा आ जमा द जमा र, आशीर्वाद। इसी तरह से आपके इसमें जितने भी शब्द हैं उनके वर्ण विच्छेद किए गए हैं। आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कृपया आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछिए। अब यहाँ आगे चलते हैं नुक्ता वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद। नुक्ता, जब हम किसी शब्द में यहाँ आगे, और अधिकांशतः यह उर्दू के शब्दों में नुक्ता का प्रयोग होता है। जैसे खुदा, यहाँ पे खुदा लिखा है, ख में नुक्ता लगा है, तो अगर इसमें खुदा लिखा है तो इस खुदा का मतलब होता है भगवान। अगर इसमें ये नुक्ता न लगा होता तो खुदा का मतलब क्या होता? खुदाई करना हो जाता। तो रेफ से एक नुक्ता लगा देने के बाद आपके शब्द के अर्थ में परिवर्तन आया है। और उसी प्रकार ख में नुक्ता लगा होगा, जमा ऊ, क्योंकि इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, जमा द जमा आ। द में आ की मात्रा लगी हुई है इसलिए यहाँ पे हमने आ लगाया। कमर, कमर का मतलब होता है चांद। अगर इसमें नुक्ता न लगा होता तो कमर का मतलब जैसा कि आप जानते हैं, है ना, वो हो जाता। अभी तक के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो में अगर आपको कहीं पर भी कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं।